हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। बच्चों, हम कर रहे थे क्लास 8 मैथ्स के लिए जो कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड वीडियोस, और जिसमें हमने एक वीडियो कल लेके आए थे और आपका काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा। तो उसी कड़ी में आज ये दूसरा वीडियो है और कल एक तीसरी वीडियो आएगी, और इन्हीं तीनों वीडियो से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पे ही आपका पूरा एग्ज़ाम आएगा। आज हम सॉल्व करेंगे जो इस साल का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर आया था, एग्जैक्ट वही पेपर पूरा एक से लेके एंड तक सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो कंपार्टमेंट बेस्ड पेपर में आएंगे वो उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है। तो स्टार्ट करते हैं। फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों तक शेयर कर दो जिनके भी कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम आए हैं, और बिना टेंशन लिए तैयारी करते रहो, आपका ईजिली क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये इस साल का मॉर्निंग शिफ्ट का एग्ज़ाम है मैथ्स का। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, इसके सॉल्यूशंस नहीं किए हैं, तो इसको अच्छे से कर लें। और बहुत सारे कॉन्सेप्ट एज इट इज़ एग्ज़ाम में आते हैं जो पिछली बार आए थे। क्वेश्चंस एग्जैक्ट सेम ना आए, बट कॉन्सेप्ट वही रहता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अगर हम देखें क्वेश्चन, तो इसमें अब ये देखो, इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भी आएगा, जिसमें कहा ये आपको एक इक्वेशन दे दी जाएगी और इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी इजी होते हैं। देखो कैसे करना है इनको। तो जो भी x वाले टर्म्स है उसको एक तरफ रख दो और बाकी टर्म्स को दूसरी तरफ ले जाओ। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो 2/3x एक तरफ रह जाएगा, और इधर है 7/3, और एक उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो अब सभी का अगर एलसीएम ले लेते हो आप, इस तरफ तो 2/3x ही है, उस तरफ अगर यहाँ एलसीएम लेते हो तो ये 3 1 से गुना हो जाएगा, तो 7 - 3/3। तो ये आ गया आपका 2/3x इज इक्वल टू, सॉरी x ऊपर आएगा, 2/3x इज इक्वल टू 4/3। तो 3 से 3 कट गया, और 2 से जब इसको काटोगे तो 2 आ गया, पॉजिटिव 2 आंसर आ गया, तो इसलिए इसका आंसर हो गया ये। फिर मैंने कहा था आपको कि 1 से लेके कम से कम 30 तक के वर्ग याद कर लो, और 1 से लेके 20 तक के घन याद कर लो। ये अब भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, 1 से 30 तक के वर्ग और 1 से 20 तक के घन। अगर आप कर ले तो आपके एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब स्क्वायर्स और क्यूब्स में कह रहा हूँ। तब एक वर्ग का क्षेत्रफल 441 है, तो भुजा की लंबाई क्या है? तो अगर आपको पता हो 441 जो है वो किसके है, 21 के स्क्वायर की वैल्यू होती है 441। तो अगर वर्ग की क्षेत्रफल 441 है तो भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी, 21 सेंटीमीटर। तो बहुत आसानी से आप कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद है 0.027 का घनमूल। आपको पता है 3 का जो घन होता है वो होता है 27। तो 27 का घनमूल क्या होगा, 3। तो यहाँ 3 आना चाहिए, लेकिन यहाँ कितने पॉइंट है, 3 पॉइंट इसमें है, तो घनमूल में कितने पॉइंट हो जाएगा, 1 पॉइंट। तो ये आंसर हो जाएगा। फिर है 90 सेंटीमीटर से 1.5 मीटर का क्या अनुपात होगा। 1.5 मीटर होता है आपका 150 सेंटीमीटर, और 90 सेंटीमीटर। तो इसको जब आप करोगे तो अनुपात देखो, 15:9, 3 से 1 कट जाता है, 3 और 5, तो 5:3, या 3:5। तो 90 सेंटीमीटर से 1.5 मीटर। तो अब यहाँ देखो, यहाँ जो आप हमने किया ये एक 1.5 मीटर बाय 90 सेंटीमीटर किया, लेकिन इसका उल्टा आएगा। 90 सेंटीमीटर से 1.5 मीटर का पूछा है ना, तो 90/150 आएगा, ठीक है। तो ये गलती मत करना है, मैंने जानबूझ के की ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। जो भी दिया हुआ 90 पहले दिया हुआ है, 1.5 बाद में दिया हुआ है, तो 90 ऊपर लिखना है, 1.5 नीचे लिखना है। तो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, 3/5, 5/3 नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला है आधार त्रिज्या r और ऊंचाई h वाले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपको पता है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। अगर हम बेलन देखें, इस तरह का एक बेलन होता है और इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ये ऊपर और नीचे वाले वृत्त का क्षेत्रफल। तो ये तो हो गया आपका 2πr², और इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो कि होता है आपका 2πrh, ठीक है। ये होता है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इनमें से अगर कॉमन ले लेते हो आप 2πr, तो हो जाता है r+h। ये फॉर्मूला बन जाता है। अब इसमें r है और h है, तो फॉर्मूला यही बन गया 2πr r+h। तो ये फॉर्मूला हो गया। तो अब देखो बेलन का पूछा है, तो आप शंकु का भी याद कर लो, शंकु का क्या होता है, ठीक है, और गोले का क्या होता है। तो इसमें से कोई एक क्वेश्चन हो सकता है आ जाए। बेलन का अब आया है तो हो सकता है शंकु या गोले का आपसे पूछ लिया जाए। शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है πrl,
और जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ये तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है और नीचे पाई आर स्क्वायर ऐड कर दोगे तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, तो पाई आर कॉमन, एल प्लस आर हो जाता है। ये शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और शंकु का जो आयतन होता है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर है, इसलिए ध्यान रखना आप। उसके बाद मनोज ने 156 में 12 पेन खरीदे, ऐसे 7 पेनों का मूल्य। इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपको। यहाँ पेन के बारे में दिया है, हो सकता है आपको किताबों के बारे में पूछ ले। अब 156 में 12 पेन खरीदे तो 7 पेनों का मूल्य क्या है, तो इसका मतलब है इस तरह से देखो इसको, 12 पेन खरीदने के लिए कितने रुपए लगे, 156 रुपये। एक पेन खरीदने के लिए कितने रुपए लगेंगे, 156/12। और 7 पेन खरीदने के लिए कितने लगेंगे, तो 156/12 गुना 7। तो अब देखो, अब आसानी से कट जाएगा। ये देखो 12, ये पहले किससे काटो, 3 से काटो, 3 चौके 12, यहाँ से देखो 3 पचे 15 और 2, ये देखो 13 बार में कटता है तो 13 चौके 52। अब ये 13 × 7 तो 13 7 कितना होता है, 91, तो ये आंसर हो जाएगा। फिर एक समांतर चतुर्भुज जिसकी भुजाएं समान होती हैं, तो एक समांतर चतुर्भुज जिसकी सारी भुजाएं समान है वो क्या कहलाती है, वह कहलाती है समचतुर्भुज। और अगर उसके सारे कोण बराबर हों और तो वो कहलाती है आपकी, और हर एक कोण 90 डिग्री हो तो वो कहलाता है वर्ग। तो ये आप ध्यान रखना। समलंब क्या होती है, जिसके आमने सामने की भुजा, दो भुजाएं समानांतर होती है और दो भुजाएं असमानांतर होती है। आयत जिसमें लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है लेकिन सभी जो कोण है वो 90 डिग्री के होते हैं। वर्ग में खास बात करते हैं, सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं और सभी भुजाएं बराबर होती है। ठीक है। उसके बाद ये देखो, मैंने कहा था घनमूल और वर्गमूल का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो 121 जो है इसका वर्गमूल होता है 11, 256 का वर्गमूल होता है 16, तो 16 + 11 हो गया आपका 27, और इसका घनमूल, तो 27 का घनमूल कितना होता है, तो 27 का घनमूल अगर आप देखो 3 का होता है, ये घन 27, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। फिर 9th क्वेश्चन है, एक क्रिकेट टीम ने एक सत्र में 20 मैच खेले, उसमें से 25% मैच जीते तो कितने मैच हारे। तो 25% मैच जीते हैं तो 75% मैच हारे हैं, तो 75% निकाल दो आप 20 का, तो कैसे निकालोगे, तो इसको बटे में 100 और गुना में 20 कर दो, तो ये 20 से ये कट गया, 2 पंजे और 5 को जब करोगे तो ये आ गया 15। तो 15 मैच जो है उन्होंने हारे, और जीता हुआ पूछ लेते तो बाकी बचे हुए 10 मैच जो है उन्होंने जीते, अभी 5 मैच उन्होंने जीते। ठीक है। अगला है उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करता है। इसमें सर्व समीकरण मैंने कहा था 3 ही सर्व समीकरणों से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा आपका। एक आता है आपका a² + b² + 2ab, ठीक है, जो कि होता है a + b का होल स्क्वायर। एक आता है इससे, एक यहाँ पे माइनस आ जाता है a² + b² - 2ab, जो कि होता है आपका a - b का होल स्क्वायर। और एक तीसरा जो मैंने बताया था आपका a+, ये हो जाएगा आपका a² - b², जो कि होता है आपका a + b और a - b। इन्हीं तीनों में से किसी एक पे आपका क्वेश्चन आएगा। तो अब यहाँ अगर ध्यान से देखो तो ये कौन से फॉर्मेट में है, a² - b² में है, तो हमको इसका कैसे करना है, a + b a - b, तो एक बार इन दोनों को जोड़ो और एक बार घटा दो। तो जोड़ोगे तो देखो 500 409 98 और 2 100, तो जोड़ने पे क्या आता है 502 + 498, और एक बार आएगा 502 - 498। तो माइनस तो करना आसान है, कैसे, देखो 502 + 498 करोगे 5 4 9 और ये आपका हो गया 1000, ठीक है, और घटाओगे तो हो गया 4, 4 × 1000 आंसर हो गया 4000। तो इस तरह से इन तीनों में से एक ना एक आपका आएगा, इसको अच्छे से कर लेना है। फिर है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोलाकार शीट का क्षेत्रफल क्या होगा, कि अगर एक गोलाकार शीट है, इस तरह का एक गोलाकार शीट है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको पता है क्षेत्रफल होता है पाई r²। पाई की वैल्यू अगर आप रखते हो 22/7, r की वैल्यू कितनी हो जाती है 7 और 7, तो जब काट दोगे यहाँ 7 से 7 तो 22 7 154 वर्ग सेंटीमीटर, इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अब यहाँ देखो, ये पावर 0, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम में आता है। किसी की भी घात अगर 0 है तो उसकी वैल्यू होती है 1, चाहे वो
जीरो की भी घात जीरो होगी तो भी उसकी वैल्यू हम 1 ही रखते हैं, लेकिन आमतौर पर 1 की घात, 2 की घात, 3 की घात, किसी भी घात जीरो हो तो उसकी वैल्यू होती है 1। तो यहाँ 3 की घात जीरो है, इसकी वैल्यू है 1। 4 की घात जीरो है, इसकी वैल्यू है 1। 5 की घात जीरो है, इसकी वैल्यू है 1, और इन सब की घात जीरो है। ठीक है, तो आप वैसे आपको बाकी कुछ करने का ज़रूरत ही नहीं था, क्योंकि अगर बाहर घात जीरो है तो उसका आंसर 1 ही आएगा, अंदर चाहे कुछ भी आए। ठीक है, तो 1 + 1, वैसे तो ये 1 की घात जीरो, तो उसका भी वैल्यू कितनी है, 1। अब आपको ये देखो, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अब दो दो अंक के क्वेश्चन है जिसमें आपको 100 को 10 विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त करना है। तो 10 विषम संख्याओं के योग के रूप में आपको व्यक्त करना है, तो कैसे करोगे? तो अब आप कहाँ से स्टार्ट करोगे? तो ऐसे करने के लिए सबसे बेस्ट है, आप इसको 100 को 10 से डिवाइड करो तो 10 आता है। तो 10 के जस्ट आगे वाला जो विषम संख्या है वो है 11, और 10 से एक पहले वाला जो है वो है 9। ये दो बीच के हो गए। अब आपको कितने 10 में करना है, तो एक एक इससे कम करते जाओ और बढ़ाते जाओ। तो एक इससे कम किया आपने तो हो गया 7, एक इससे बढ़ाया तो हो गया 13। ठीक है, फिर एक इससे कम करो, हो गया 5, फिर एक बढ़ाया हो गया 15, फिर एक इससे कम करा हो गया 3, फिर एक से एक बढ़ाया आपने हो गया 17, फिर आपने किया 1 और फिर उसके बाद 19। अब देख लो सभी का जो जोड़ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सभी का जोड़ कितना हो जाएगा? और ये आपको पता है सम संख्याओं का जो योग है वो क्या होता है, n इंटू n+1/2। तो अगर आप देखो जो विषम संख्या है तो ये आपका कितने हैं, 10 विषम संख्या है ना आपकी, और ये तो नेचुरल नंबर्स का होता है। सम संख्याओं का जो विषम संख्याओं का योग होता है वो होता है n²। कितना होता है, n²। तो 10 संख्या, तो 10 विषम संख्या है, तो शुरुआत के जो 10 विषम संख्या है उसी का स्क्वायर 100 हो जाएगा। तो वही शुरुआत के 10 हमने लिख दिया, तो आसान हो गया आपका। अब मान लो 1000 अगर होता, 1000 तो नहीं, अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि 100 की जगह अगर आपको लिखना हो मान लो 121 को, तो 121 का वर्गमूल क्या होता है, 11। तो पहली 11 विषम संख्याओं का योग है वो 121 हो जाएगा। अगर मान लो आ गया आपका 169 को आपको लिखना हो, तो पहली 13 विषम संख्याओं का योग हो जाएगा, क्योंकि इसका वर्गमूल जो है वो 13 हो जाता है। तो विषम संख्याओं का योग का मतलब होता है n²। जितनी विषम संख्याएं हैं उसका आपको स्क्वायर कर दोगे तो उसका योग वही हो जाएगा। ठीक है, अगला है दी गई आकृति में x का मान ज्ञात करना है। तो ये आपको 90 दिया है, ये 58 दिया है, ये 110 दिया है, ये x निकालना है। वैसे तो बहुत आसान है, देखो कैसे करना है। सारे रेखीय युग्म है, आपको ये 58 है तो 180 में से इसको अगर आप माइनस कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 100। यहाँ अगर 60 होता तो 120 होता, तो ये 122 हो गया। ठीक, यहाँ आपका 90 है। ठीक, यहाँ आपका हो जाएगा 70। बस इन तीनों को ऐड करो और इसको हटा दो। तो अगर इन तीनों को ऐड करते हो देखो कितना हो जाएगा, 90 और 70 हो गया आपका 160, और उसके बाद है आपका ये 122। तो 160 और 22 कितना हो गया, 2 6 2 8 और 2 282। 360 में से इसको अगर आप माइनस करते हो 282 को, तो देखो कितना होता है, 10 में से 2 गया 8, 15 में से 8 गया 7, तो 78 हो गया ये वाला एंगल। तो ये अगर 78 एंगल हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 180 में से माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 102 डिग्री। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते थे। अब है पाइथागोरस त्रिक। मैंने कहा था पाइथागोरस त्रिक, पिछले वीडियो में भी कहा था पाइथागोरस त्रिक से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही। तो शुरुआत के 10-15 पाइथागोरस त्रिक अच्छे से याद कर लो। तो 6 8 और कौन सा पाइथागोरस त्रिक होगा। और अगर नहीं पता है तो पाइथागोरस त्रिक में क्या होता है कि दो संख्याओं का योग, मान लो a² + b², ये तीसरी संख्या अगर कोई है c² के बराबर होती है। तो अगर एक 6 है एक 8 है, तीसरी संख्या आपको नहीं पता है तो दोनों का स्क्वायर करो, 6 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर, और ये जो है x + 1 के स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये 6 का स्क्वायर होता है 36, 8 का स्क्वायर होता है 64। तो 36 + 64, और ये जो है आपका x + 1 के स्क्वायर के बराबर। अभी मैं इसको खोलो मत, आसान से हो जाएगा। ये हो गया आपका 100। तो 100 = x + 1 का स्क्वायर,
तो 100 किसका होता है 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 1 का स्क्वायर। तो x प्लस 1 की जो वैल्यू है वो हो गई आपकी 10, x की वैल्यू हो गई आपकी 9। तो इस तरीके से आपने निकाल दिया x की वैल्यू 9। और अगर आप वैसे आपको पाइथागोरस ट्रिक पता होता तो पता होता 6, 8, 10 होता है, ठीक है। 3, 4, 5 याद रख लो, इसके जितने भी मल्टीपल्स होंगे वो सभी पाइथागोरस ट्रिक में ही आएंगे, चाहे 6, 8, 10 हो, चाहे आपका 9 और 12 और 20, वो भी आपके एक ट्रिक में आता है। फिर यहाँ पे आपको दिया है 108, 154, 225। तो अब सबसे पहले हम इधर लास्ट में है तो इसका वर्गमूल करेंगे, तो ये होता है आपका 15। तो इसमें 15 ऐड करो तो 154 और 15 होगा 69। तो 169 169 होता है 13 का, तो इसमें 13 ऐड करो तो 113 और 8 21। तो 121 का वर्गमूल होता है 11, तो इसका आंसर हो जाएगा 11। फिर आपको पाँचवा x के लिए हल करना है, तो ये मैंने बताया था आसान इस तरह से आता है। तो जो x वाला टर्म है उसको एक तरफ रख दो, बाकी को इस तरफ ले जाओ, और इधर माइनस है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया 7 + 3 10। तो 1/4 x की वैल्यू हो गई 10, x की वैल्यू 4 उधर जाके क्या हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा x की वैल्यू। क्लियर। फिर है वह सबसे छोटी, इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे 100%, कि पूर्ण घन हो जाए या पूर्ण वर्ग हो जाए। तो ये मैंने कल भी करवाया था। तो वह सबसे छोटी संख्या जिससे 256 को गुना करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो। तो घन प्राप्त करना है तो हम क्या करेंगे, पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे और 3 3 के जोड़े बनाएंगे, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसके साथ हमको गुना करना होगा। तो पहले है तो 2 से भाग करो, तो 2 से आप भाग करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 1 और 2 और 8 128। फिर 2 से भाग करो तो ये हो गया आपका 64। तो सारे 2 से भाग होते जाएंगे, 2 से ये हो गया आपका 32। फिर 2 से करोगे ये हो गया आपका 16। फिर 2 से करोगे 4। फिर 2 से करोगे 2 से करोगे 8। फिर 2 से करोगे 4। फिर 2 से करोगे 2। तो अब देखो 2 के 3 3 जोड़े बनाते जाओ। देखो ये 3 के जोड़े बन गए, फिर ये 3 के जोड़े बन गए, इसमें 2 ही खाली रह गया, बस एक बचा ना 2। तो इसको इससे किससे गुना करेंगे, 2 से गुना करने से ये पूर्ण घन बन जाएगा। 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 512, और 512 का घनमूल क्या होता है 8। तो 8 का जो घन है वो 512 हो जाएगा। तो इसको हम 2 से गुना करेंगे। तो इस तरीके से आपको निकालना है। फिर है ये भी आपको आता है हानि और लाभ वाला, कि दक्ष ने 6% हानि उठाकर एक मेज को इतने में बेचा। तो अब हानि अगर होगी तो सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य कितना हो गया, इसका मतलब 94% हो गया विक्रय मूल्य। तो 94% की वैल्यू जो है वो आपको कितने दी है 987 रुपये। तो आपको क्रय मूल्य निकालना है जो कि 100%। तो 94% इतना है तो 100% कैसे निकालोगे, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी आपकी 987 बटे 94 गुना 100। बस आसान है, जिसको करोगे देखो, अगर ये पहले 7 से अगर काटना, किससे काटो 7 से कटेगा ये, तो इसको जब काटोगे देखो पहले ये 2 से कट गया तो ये हो गया 47। फिर इसको अगर आप 2 से काटोगे तो यहाँ हो गया आपका 50। अब ये 987 को जब आप 47 से भाग करोगे तो हो जाएगा आपका 21। तो 21 गुना 50, तो इसका आंसर आ गया 21 पंजे 105। तो 1050 इसकी वैल्यू आ गई। फिर अब देखो इस तरह का क्वेश्चन भी आता है आपका, और एग्ज़ाम में भी आ सकता है, कि एक समलंब के आकार के मैदान का क्षेत्रफल इतना है, इसकी 2 समानांतर भुजाओं के बीच दूरी इतनी है, समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई दूसरी भुजाओं की दोगुनी है, तो समांतर भुजाओं की लंबाई ज्ञात करनी है। इस तरह से आप पहले ग्राफ एक समलंब बना लो, आसानी से हो जाएगा। देखो समलंब में क्या होता है, आमने सामने की 2 भुजाएं बराबर होती है, और आमने सामने की 2 भुजाएं समानांतर होती है। तो इसमें कहा गया है एक भुजा अगर ये x है तो दूसरी भुजा क्या है, दोगुनी है, ये 2x है। इनके बीच लंबवत दूरी कितनी है, तो ये दूरी हो गई आपकी 100 मीटर। ठीक है। अब आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, तो समलंब का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका, तो जो आमने सामने की भुजाएं हैं उनका आपको योग करना है। तो ये होता है आधा इंटू समानांतर भुजाओं का योग, तो x + 2x कितना हो गया 3x, और गुना में करते हैं हम जो लंबवत दूरी है जो कि है यहाँ पे 100, और ये किसके बराबर रख देंगे हम, ये हम रख देंगे 10500 जो इसका क्षेत्रफल आया। तो ये 10 2 0 से 2 0 कट गया, तो 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर आप देखो 3x की वैल्यू हो गई 210, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 210 से भाग करोगे 370,
ठीक है। तो ये वाली वैल्यू हो गई 70 और ये उसका दोगुना था, ये हो गई 140। तो इस तरह से भुजाओं की लंबाई आप निकाल लो, एक का हो गया 70 मीटर, एक का हो गया 140 मीटर। फिर इसके अथवा में जो दिया हुआ है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना है, भुजा 5 सेंटीमीटर है, शीर्ष लंब 4.8 है, यदि इसका एक विकर्ण की लंबाई 8 है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी। अब समचतुर्भुज क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है आपका आधा गुना जो विकर्ण है उसकी लंबाई। अगर ये विकर्ण D1 है, ये विकर्ण D2 है, तो इसकी लंबाई होती है आधा गुना D1 इंटू D2। ठीक है। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी भुजा तो 5 है, ठीक है, और शीर्ष लंब जो है वो 4.8 सेंटीमीटर है। यदि इसके एक विकर्ण की लंबाई 8 है, अगर मान लो ये एक विकर्ण की लंबाई 8 है और ये, तो ये हो गया आपका 4 और 4। तो आपको पता है समचतुर्भुज के जो विकर्ण है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। तो ये 5 है, ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा 3, तो ये भी 3 हो जाएगा। तो इसके जो विकर्ण है वो कितने हो गए 6 और 8। तो अब इसका हम अगर दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी हो गई, वो हो गई आपकी 6 सेंटीमीटर, और इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आधा इंटू D1 इंटू D2, तो हाफ इंटू D1 है आपका 6 इंटू 8, तो ये हो गया आपका आधा गुना 6 इंटू 8, तो कैसे भी कर दो 3, तो ये हो गया आपका 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब अगला आपको इसमें रैखिक समीकरण को सरल करना है और हल करना है। ये भी क्वेश्चन उतना मुश्किल नहीं है, देखने में आपको मुश्किल लग रहा होगा और आसानी से हम कर लेंगे इस क्वेश्चन को। देखो इसमें क्या कहा गया आपको, तो अब इसको हमको करना है तो कैसे करेंगे, तो इन सब में आप एलसीएम ले लो। तो एलसीएम जो है अगर आप देखो तो एलसीएम कितना आता है 4, तो 4 एलसीएम आ गया। इधर अगर देखो तो ये तो 4 ही है, तो ऊपर वह जो है वो एज इट इज़ रह जाएगा 2y माइनस 3। यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ 2 है और यहाँ 4 है, तो 2 को 2 बार करेंगे तब 4 होगा, तो सभी ऊपर वाले 2 से गुना हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा माइनस 3 दूना 6y, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 5 दूना 10। इधर आपका हो जाएगा 4y प्लस 3/4, 4 से 4 कट गया। अब y को एक तरफ और नंबर को एक तरफ, तो ये हो गया आपका 2y माइनस 6y माइनस 4y। उधर हो गया आपका प्लस 3 था, और इधर का -3 भी जाके उधर +3 हो जाएगा, और 10 जाके माइनस हो जाएगा। इधर आ गया आपका 6 4 10, 10 माइनस 2 तो -8y। इधर हो गया 3 3 6 माइनस 10 तो -4। तो y की जो वैल्यू है वो हो गई -4 बाय -8, माइनस से माइनस कैंसिल, 1/2 y की वैल्यू आ गई। तो इस तरह से आप निकाल लोगे। अगला है आपका एक 14 मीटर खंभा है, उसके छाया की लंबाई, जैसे मान लो एक खंभा है 14 मीटर और उसके छाया की लंबाई कितनी है 10 मीटर। ये उसकी छाया की लंबाई यहाँ से यहाँ तक है 10 मीटर, ये 14 मीटर और ये 10 मीटर। तो उस समय पर उस खंभे की ऊंचाई ज्ञात करिए जब लंबाई 15 मीटर है। तो जब छाया की लंबाई 15 मीटर होगी तो जो उस खंभे की जिसकी लंबाई 15 मीटर है सेम समय में, तो अब हम कैसे निकालेंगे। देखो पहला जो खंभा है उसकी ऊंचाई है 14 मीटर, छाया की लंबाई कितनी है 10 मीटर। तो उसी समय पे दूसरे खंभे की ऊंचाई हमको नहीं पता, उसको हमने x मान ला, छाया की लंबाई कितनी है 15 मीटर, बस x इस तरह से निकाल लेना है आपको। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14 गुना 15/10। तो जब आप निकालोगे देखो 2 से क्या आपने, ये हो गया 7 और यहाँ 5, 5 से 3, तो 21 मीटर जो है उस खंभे की लंबाई हो जाएगी, जिसकी परछाई जो है वो कितनी होगी 15 मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 21 मीटर। तो ये आपके खंड ख हमने कर लिया और खंड ग कर लिया, जो कि आपके 3-3 मार्क्स के थे। अब है 5-5 मार्क्स के। ये भी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और इजी होते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से करो तो आप कर सकते हो। जैसे अब इसको सरल करना है आपको, 5m² माइनस m प्लस 3 प्लस 5/2 माइनस ये, तो आपको देखने में बड़ा मुश्किल लग रहा होगा लेकिन आसान है ये क्वेश्चन। इसको थोड़ा ध्यान से अगर हम सॉल्व करें तो कैसे करें, तो पहले तो सारे ब्रैकेट को आप खोल लो ताकि आपको इजी पड़े। ठीक है, तो इसको यहाँ देखो ये, और इधर अगर आप देखो 5m² माइनस m/3 प्लस 5/2
माइनस, अब ये माइनस सबसे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस एम स्क्वायर बाय 3, फिर माइनस माइनस प्लस 1/3, प्लस इधर हो गया माइनस 2m², तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा 2m², प्लस माइनस माइनस 1/6 और प्लस m/5। ठीक है, अब इसमें कैसे करें बताओ। अब स्क्वायर वाले टर्म्स एक तरफ, m वाले टर्म्स एक तरफ, नंबर एक तरफ रखो। तो सबसे पहले स्क्वायर वाले देखो कितने हैं, यहाँ है और यहाँ है, इन सबको एक तरफ रखो। तो हो गया आपका 5m² प्लस m² बाय 3 माइनस 2m², ये रख दिया। अब m वाले एक तरफ रखो, तो यहाँ पे पहला है माइनस m/3, फिर है आपका माइनस m/2, फिर है आपका प्लस m/5। ठीक है, फिर उसके बाद माइनस जो नंबर वाले हैं, तो पहले में आपका प्लस 1/3 है, उसके बाद यहाँ है आपका माइनस 1/6। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ से अगर आप करते हो तो ये कितना हो गया, देखो ये हो गया आपका 5 - 2 3m² प्लस m² बाय 3। यहाँ से अगर करते हो, देखो अब इन तीनों के अलग अलग हैं, तो अभी हम उसको देखते हैं, रुको। तो ये आपका सब में अगर कॉमन आ गया, और अच्छा, और सरल करने के लिए इसको बराबर 0 भी रख लो ताकि आसानी से हो पाएगा। अब ये हो गया आपका इतना। अब इधर देखो, इन m में आपका 2 नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, और इसमें आपका एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो अब s में सबसे आसान है आपका कि आप एलसीएम ले लो। अभी हम एक सेकेंड, आप जो 3, अगर आप सबके नीचे देखो, सबके यहाँ इसके नीचे 1, यहाँ इसके नीचे 1, इन सब और नंबर के नीचे भी आपके नंबर्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले एलसीएम अगर आप ले लेते हो, मान लो हमने एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम लेके करो, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम सबका कितना हो जाएगा, अगर आप देखो नंबर कौन कौन सा है, 2, यहाँ नंबर हमारा क्या क्या है, 2 3 5 और 6। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 3 5 और 6 का, 2 3 का तो 6 ही हो जाएगा, 6 और 5 का हो जाएगा 30। तो सभी का एलसीएम कितना आ गया, 30। तो इधर आपने 30 रख दिया। अब देखो, सबसे पहला हो गया 5 था, तो यहाँ कुछ नहीं था, तो 30 × 5 हो गया आपका 150। अच्छा सॉरी, 5 और -2 3 था ना आपका। ठीक है, ये 150 कर इधर चलो कर दो, ये हो गया आपका 150m² माइनस, अब 10 हो गया, तो ये सॉरी प्लस 3 × 3 को अगर 30 को 3 से डिवाइड करो, 10 हो गया, तो ऊपर 10 से गुना कर दो, तो हो गया आपका 10m² माइनस, ये हो गया कुछ नहीं था, तो 30 दूना 60m²। फिर अब यहाँ से करोगे तो ये 10, तो माइनस 10m माइनस 15m प्लस 6m यहाँ तक हो गया। फिर 3 × 10, तो प्लस ऊपर में 10 माइनस 5, इसकी वैल्यू 0। बस अब इसको सॉल्व कर दो आप। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 150m 10m माइनस 60m, तो कितना हो जाएगा, 150 माइनस ये 160 में से आप 60 माइनस करोगे तो हो गया आपका 100m²। तो 100m², और यहाँ पे अगर आप देखो 15 × 10 = 25, 25 माइनस का है और 6 प्लस का है, तो हो गया 19m, और 10 - 5 हो गया आपका 5, और इसकी वैल्यू हो गई आपकी 0। तो ये आपका एक द्विघात समीकरण आ गया। अब इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, तो ये 500 है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ हमारी छूट गई थी, उसके कारण थोड़ा सा आंसर, ये जो आपका ये 5 था, इसको भी तो हमको यहाँ ऐड करना होगा, प्लस 5/2 करेंगे, तो यहाँ पे आपका कितना ऐड हो जाएगा, जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये 15 टाइम्स में आ जाएगा, प्लस 15 हो जाएगा, तो 15 और 10 हो गया आपका 25 - 2, तो ये आपका हो गया 20।
तो अपॉन में आप 30 रख सकते हो। तो ये इसका 0 बराबर ना रखो, आपको नहीं दिया हुआ है, बस इतने में सॉल्व कर देना है। तो इसको भी आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये हो गया आपका 10/3m² माइनस 19/30m और प्लस आपका 2/3। तो इस तरीके से यहाँ तक भी आप सॉल्व करके रख सकते हो, आपका आंसर सही माना जाएगा। इसमें एज सच आपको बस जहाँ तक सॉल्व करके रख सकते हो वहीं तक आपको ये कर देना है। अच्छा सॉरी, ये यहाँ पे तो 75 हो जाएगा ना, 2 15 ये 75 हो जाएगा, यस। तो ये 80 हो जाएगा, तो 8/3 हो जाएगा, यस। तो 8/3। तो इस तरीके से आप सॉल्व करके इसको रख सकते हो। नेक्स्ट, इसी में जो आपका दूसरा दिया था, इसमें आपको ये आप अगर आप ध्यान से देखो फार्मूला कौन सा है, a-b और a+b। तो अभी आपको बताया a-b a+b स्क्वायर का फार्मूला। तो a² - b²। तो 2.5 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, आपको पता है 25 का स्क्वायर होता है 6.25 6 और p² माइनस इसका 5 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 25, तो 0.25 q²। इतना आसान है। अब a+b+c a+b - c, तो इसको भी आप टर्म में रख के और सॉल्व कर सकते हो, आसान है इसका। फिर नेक्स्ट अब देखें हम, इसमें आपको x y z का माप निकालना है, x y और z की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालो, देखो। तो सबसे पहले यहाँ अगर आप देखो ये 40 है, ये 90 है, तो x कितना हो जाएगा, ये 90 है, 90 40 130 हो गया, 130 है तो ये कितना हो जाएगा 50। ठीक है। अब ये आपका क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो ये एंगल और ये एंगल जो होगा ये समान होगा। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल एक समान होता है। तो ये अगर 50 है तो ये भी कितना हो जाएगा, जेड भी कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक। अब अगर जेड 50 है तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन दोनों का सम होता है 180, तो ये हो जाएगा आपका। और अब इसमें अगर आप ध्यान से देखो, ये 50 दे दिया है, तो यहाँ पर ये कितना है, ये 90 है, तो ये भी 90 होगा। तो 90 और 5 40, तो ये हो गया आपका 40। तो 140 और ये 40। अब ये जो है ये आपको 90 दिया हुआ है, तो ये 40 था, तो ये भी कितना हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये 50। ठीक है, तो y की वैल्यू हो गई 50। तो इस तरीके से आपका ये निकल जाएगा। x की वैल्यू कितनी हो गई 50, y की वैल्यू कितनी हो गई 50, z की वैल्यू कितनी हो गई 50। तो तीनों की वैल्यू 50 50 50 हमारी आ गई। फिर 13वां क्वेश्चन अगर आप देखो, c² - 4c - 12 इसके गुणनखंड करने हैं। तो मिडल टर्म स्प्लिट करके करना है। तो 12 को आपको ऐसे दो भाग में विभाजित करना है जिनका जोड़ तो 4 आए, जोड़ या घटा करके, और गुना करके 12 आए। तो अगर आप ध्यान से देखो 6 और 2 में अगर करते हो तो गुना करके 12 आता है, प्लस माइनस कुछ करेंगे तो 4 आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, c² हमको माइनस रखना है, तो इसको माइनस कर दो, इसको प्लस कर दो, तो हो जाएगा -6c + 2c - 12। c कॉमन आ गया यहाँ से, c - 6 हो गया, प्लस यहाँ से 2 कॉमन आ गया, c - 6। तो दो गुणनखंड होंगे, एक हो गया आपका c + 2, एक हो गया c - 6। फिर इसमें v² माइनस, ये देखो v की पावर 4 है, तो 4 को आप क्या कर सकते हो, v² का स्क्वायर, और 256 होता है 16 का स्क्वायर। तो अब a² - b² वाले फॉर्मूले में लग सकते हो। ये हो गया आपका v² - 16 और v² + 16। अब +16 तो एज इट इज़ रह जाएगा, -16 में फिर आप कर सकते हो, ये 16 4 का स्क्वायर है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, v + 4 v - 4, और एक तो आपका v² - 16 है, v² + 16 है ही। तो ये 3 गुणनखंड इसके हो गए। फिर इसमें आपको निर्देशानुसार भाग देना है। इसको पहले गुना करना है, फिर इससे भाग देना है। तो पहले आप इसको गुना कर लो, फिर भाग दे लो। पहले इसको लिख लो ऐसे, देखो 15 y + 3 y² - 16 आपको पता है y = 4 y घटा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे आओ, यह है आपका 5। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे, पहले इसको सॉल्व करो, y² - y - 12। तो 12 को दो ऐसे पार्ट में डिवाइड करो जिसका कि 1 आए, तो 3 और 4 में होता है। उसको जब आप सॉल्व करोगे तो y² - 4y + 3y - 12 सॉल्व करते हो तो y - 4, फिर यहाँ पे आ जाएगा +3 y - 4। तो ये y + 3 और y - 4 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे आप रख सकते हो y + 3
और y -4। तो देखो क्या क्या कट जाता है, y + 3 कट गया, y -4 से y -4 कट गया, 5 से 5 दिया। तो अब क्या हो जाएगा, इसका हो गया 3y + 3 × y + 4 है आपका, तो y + 4 3, तो ये हो गया 3y + 4 दिया 12, ये आंसर आ गया। अब आपका लास्ट सेक्शन है जिसमें 14 से 16 तक आपके प्रकरण आधारित या केस बेस्ड स्टडी है। आसान होते हैं ये क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से आप देख लो कि ये राधिका द्वारा पूरे दिन की दिनचर्या दी गई है। अब कहा गया है विद्यालय में बिताए गए घंटों की संख्या और टीवी देखने में बिताए गए संख्या के अनुपात। तो विद्यालय में कितने घंटे देखे हैं, 6। टीवी कितने घंटे देखा है, 2। तो 6/2 का अनुपात हो जाएगा 3:1। तो इस पहले का आंसर हो गया 3:1। फिर आपको कहा गया है गृह कार्य में बिताए गए घंटे कितने हैं, गृह कार्य में 1.5 घंटे, ठीक है। और अन्य क्रियाकलाप, अन्य गतिविधि कितने हैं, 4। तो इनका अनुपात, तो 1.5/4 का अनुपात जब करोगे तो 1.5/4 करोगे, पॉइंट हटाओगे यहाँ 40 आ गया, 15/40, तो 5 या 15 और 5 × 40, तो इसका आ गया 3:8। 5 या 15, 5 × 40। फिर है गृह कार्य में बिताए गए घंटों का पूरे दिन के प्रतिशत। तो गृह कार्य में कितने हो गए, 1.5। पूरे दिन में कितने घंटे होते हैं आपके, 24। फिर भी जोड़ लो आप इसको, देखो 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 1 11, 1 12, 12 24 घंटे हो गए। आपको उसका प्रतिशत निकालना है। तो गृह कार्य में कितने हैं आपके, गृह कार्य में है 1.5 घंटे, तो 1.5 और टोटल कितने घंटे हैं, 24। इसका प्रतिशत निकाल लो, 100 से गुना कर दो, 1.5 हटाओ, यहाँ 0 आ गया, 0 से ये 0 कट गया, 3 से देखो ये 5 हो गया, 3 से 8 हो गया, 2 से ये 4 हो गया, 2 से ये आपका 5 हो गया, तो 25/4। 25/4 को आप करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ गया 25/4 प्रतिशत। यहाँ इतना भी लिख सकते हो आप, नहीं अगर और करना चाहो तो देखो 6 चौके 24, 1 बचा, ठीक है, 6.25% आ जाएगा इसका। नेक्स्ट है सोने में बिताए गए घंटों का पूरे दिन से प्रतिशत। तो सोने में कितने घंटे बिताए गए, देखो सोने में बिताए गए 8 घंटे, पूरा दिन है आपका 24 घंटा, तो 8/24 × 100, तो ये 100/3% या इसको 33.33% आप लिख सकते हो, ठीक। 15वां क्वेश्चन है आपका, तेल का ये बेलनाकार टैंक के साथ एक विशेष प्रकार के ट्रक के माध्यम से लाया जा रहा है। इसके टैंक की त्रिज्या ऊंचाई आपको दी हुई है, त्रिज्या और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है और 15 सेंटीमीटर है। आपको देखो क्या क्या निकालना है, इसमें आपको निकालना है बेलनाकार टैंक की त्रिज्या और ऊंचाई का योग। तो अब देखो त्रिज्या कितनी दी हुई है, 7, और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है 15, तो 15 और 7 कितना हो गया, 22। तो पहला तो हो जाएगा आपका 22 सेंटीमीटर, 22 मीटर है, सेंटीमीटर है, हाँ सेंटीमीटर। नेक्स्ट है बेलनाकार टैंक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRh, बस इसमें रख दो 2 × 22/7, आर की वैल्यू है 7, एच की वैल्यू है 15, 7 से 60 कर दिया, 2 22 44, 44 × 15, तो जब 44 × 15 करोगे तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। इसको आप आसानी से निकाल सकते हो। तो 44 × 15 जब आपने किया, देखो 15 चौके 60 और 15 चौके 60 और 6 66, तो 660 आ गया इसका आंसर, 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब है टैंक का आयतन। टैंक का आयतन होता है πr²h, बस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, आसानी से निकल आएगा। πr²h में फॉर्मूले में रखोगे पाई, और अगर आप पाई में ही रखना चाहो, पाई की वैल्यू होती है 22/7, फिर 7, आर की वैल्यू 7 और एच की वैल्यू 15, 7 से इसको गुना कर दो, तो अब हो गया आपका 22 × 15 7 105। तो 105 को 22 से गुना करो, तो देखो 105 गुना होता है 210, 210, तो हो गया आपका 0 1 3 2, 2300 2 3 1 0, हाँ 2310 इसका आंसर हो गया। तो ये हो जाएगा आपका 2310 सेंटीमीटर क्यूब। फिर बेलनाकार का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में आप क्या ऐड कर दोगे,
2πr² ऐड कर दोगे तो 2 गुना 22/7, r की वैल्यू 7 इंटू 7, 7 से 7 कट गया ये, तो 44 गुना 7 हो जाएगा आपका, तो 7 चौके 28, 7 चौके 28 और 2 30, तो 308 इसमें ऐड कर दोगे तो 660 और 308 हो गया 600, 300 900, तो 968 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया इसका। तो अब लास्ट क्वेश्चन है, इसमें इस तरह का आरेख वाला ही आएगा, आपको ध्यान से आरेख को देखना है और फिर आपको क्वेश्चन करना है। ये कंपार्टमेंट में ऐसा क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे मार्क्स लाने के लिए होते हैं, आसानी से आप मार्क्स ला सको, बस एक बार ग्राफ को अच्छे से देख लो। अब देखो कितना आसान आसान क्वेश्चन पूछा है, किस वर्ष में अधिकतम बिक्री हुई है। अब अधिकतम का मतलब होता है सबसे ऊपर देखो कौन सा है, ये वाला है, तो कौन से वर्ष में है, ये देखो 2005 में, तो कितनी आसानी से आपको मिल गए एक नंबर, तो 2005 लिखना था बस इसका, और कुछ नहीं करना है। तो ग्राफ वाले क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं छोड़ने, थोड़ा सा ध्यान दो, आसानी से कर लोगे। फिर है किस वर्ष में न्यूनतम बिक्री हुई, न्यूनतम का मतलब सबसे नीचे कौन से वर्ष में है, 2002 में, इसका सही आंसर हो गया 2002। फिर है वर्ष 2005 तथा 2006 की कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। 2005 और 6, तो 2005 में कितनी हुई है, देखो 2005 में हुई है 10, 2006 में कितनी हुई है, तो इसमें हुई है 8, तो 10 और 8 18, और ये करोड़ दी हुई है, तो दोनों को मिला के कितना हो गया, 18 करोड़ की बिक्री हुई है। ठीक है, फिर 2002 और 2004 की बिक्रियों का अंतर, 2002 में कितनी हुई है, ये हो गया है 4 करोड़, 2004 में कितना हुआ है 6 करोड़, इन दोनों का अंतर कितना हो गया, तो 2 करोड़ इसका अंतर हो गया। तो इस तरीके से हमने पूरा पेपर जो है वो सॉल्व कर लिया है, और आपका जो कंपार्टमेंट का पेपर भी आएगा वो इसी क्वेश्चंस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है, क्योंकि कुछ अलग से, क्योंकि जब भी वो पेपर बनाते हैं सब एक ही साथ सारे पेपर्स बना के रख लेते हैं, तो सेम पैटर्न पे ही आपका आता है पेपर। पिछली बार भी कुछ क्वेश्चंस तो एज इट इज़ सेम आ गए थे, जो आपके फाइनल एग्ज़ाम में आया था वही सेम क्वेश्चन आपके कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम में भी आ गया था। तो इसीलिए आपको मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट और एक आपका कंपार्टमेंट जो लास्ट ईयर है, ये तीनों अच्छे से आपको कर लेना है, जिसमें पिछले जो लास्ट कंपार्टमेंट का हम आपको करवाया ही है पिछले साल वाला, आज मॉर्निंग शिफ्ट का, कल अगर समय मिला तो इवनिंग शिफ्ट का वैसे हमने डिटेल में करा रखा है सॉल्यूशन। एक और पेपर आपको जो सैम्पल से रिलेटेड है वो और कराएंगे, ताकि आपको ईजिली कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। हालांकि अब आपको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि आप क्लियर कर लोगे एग्ज़ाम, तो इन्हीं को अच्छे से तैयारी करते जाओ, इन्हीं पैटर्न के बेस पे आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जीवी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना।